नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है देश की बड़ी खबर और चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स हमारे तैनात हैं। विस्तार से हर खबर को आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की तेज रफ्तार खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पीएम मोदी की कांग्रेस के खिलाफ हुंकार। कहा, कांग्रेस ने जनता के खिलाफ किया वादा खिलाफी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के बाद मुंगेली के बाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। मौजूदा मुख्यमंत्री का विधायक बनना भी मुश्किल। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस पर अमित शाह का जबरदस्त प्रहार। धारा 370 से लेकर राम मंदिर का मुद्दा उछालकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। डबल इंजन की सरकार में दोगुने विकास की दर का वादा किया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। सीएम शिवराज ने सीहोर में की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में मांगा वोट। कांग्रेस के जातीय जनगणना वाले दाव पर शिवराज का राहुल से सवाल पूछा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण चुनाव के पहले सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। एबीपी न्यूज से कहा, सरकार बनी तो हर महिला को मिलेगा सालाना 15,000 रुपए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए ओवैसी ने लगाया जोर। याकुतपुरा विधानसभा में चलाया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से मिलकर एआईएमआईएम के पक्ष में वोट मांगे। धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई की माटुंगा पुलिस का एक्शन। महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सहित 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भूपेश बघेल पर ज्यादा हमलावर हुई बीजेपी। बघेल को बताया महादेव ऐप घोटाले का किंगपिन। हैदराबाद के नामपल्ली में एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। 4 मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिलकियारा के पास धंसी टनल में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। कहा, टनल में फंसे सभी 40 लोगों को बाहर निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। पाइप के सहारे की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। जानकारी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी के रहने वाले। दिल्ली में हवा हुई और जहरीली तो सरकार ऑर्डिनेंस सिस्टम लागू करने पर फैसला लेगी। फिलहाल जारी रहेंगे ग्रैप 4 के नियम। हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार का फैसला। एक बार फिर जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पॉल्यूशन की वजह से धुंधला हुआ इंडिया गेट। सीबी की वेबसाइट के मुताबिक आईटीओ और आसपास के इलाकों में एक्यूआई तकरीबन 500 के पार। दिल्ली में प्रदूषण पर शुरू हुई सियासत। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, अपील करने की बजाय बीजेपी ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। लखनऊ में पुलिस को अपराधियों की चुनौती। पीएसी 4th बटालियन में नियुक्त इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या। अब तक पुलिस के हाथ खाली। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर की गोली मारकर हत्या। एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा, पीट कर उतारा मौत के घाट। टीएमसी ने बीजेपी और सीपीएम पर हत्या का आरोप लगाया। तमिलनाडु के ईरोड जिले में बेकाबू कार की पेड़ से जोरदार टक्कर। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। पंजाब के खन्ना में धुंध की वजह से अलग अलग इलाकों में आपस में टकराई गाड़ियां। सड़क हादसे में एक की मौत। दिवाली पर टूट गए कारोबार के सारे रिकॉर्ड। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक इस दिवाली पूरे देश में 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। बाजारों में वोकल फॉर लोकल की रही थी। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के सरहदी गांव से बरामद किए 2 ड्रोन। चीन में बने दोनों ड्रोन। ड्रग्स सप्लाई की एक और कोशिश नाकाम की गई। कर्नाटक के उडुपी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, एक की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की आगे महिला ने कूद कर दी जान। घटना के बाद राजौरी गार्डन स्टेशन पर मचा हड़कंप। मृतक की पहचान करने में जुटी है पुलिस। हिमाचल के हमीरपुर में दीपावली के दिन नहीं आई बारात तो दुल्हन ने खाया जहर। दूल्हा पक्ष पर 5 लाख रुपए और दोपहिया गाड़ी की डिमांड करने का आरोप लगाया। लड़की का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। यूपी के बस्ती में अचानक लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घर में रखा सामान खाक। 44 बकरियां भी जल गई। यूपी के कानपुर देहात में पटाखों से भरी बोरी में धमाका हुआ। बीच सड़क में हुए ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई, कई घायल। सड़क पर अवैध पटाखा होने की आशंका। बड़ा सवाल, बीच सड़क पर आखिर कैसे पहुंचा ये बारूद। यूपी में जगह जगह आग का तांडव। लखनऊ के थाना इलाके में लगी आग। अहियागंज गुरुद्वारे के पास बने बाजार में भी आग। कड़ी मशक्कत के बाद
आग पर काबू पाया गया। दीपावली के दूसरे दिन लोगों ने की गोवर्धन पूजा। मथुरा के गोवर्धन द्वारिकाधीश मंदिर में भक्तों ने की पूजा। उत्तरकाशी में सुरंग धसी, सांसें फंसी। 40 जिंदगी बचाने की जंग, मलबा कर रहा तंग। हो गई दिवाली, प्रदूषण पर सियासत भारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पटाखे जलाने के लिए उकसाते रहे। आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। पराली या पटाखा, पॉल्यूशन का कौन आका? थिएटर में फोड़े पटाखे, जान के पड़े लाले। तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का है। और पहली खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां 40 जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हुई है। दूसरे दिन रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, जिंदगी की जंग आखिर कहां तक पहुंची, ये सब आपको ग्राउंड जीरो से हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर महाराष्ट्र के मालेगांव से आई है, जहां सिनेमा हॉल के अंदर सैकड़ों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। कैसे एक थिएटर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया, क्यों हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है, सब कुछ आपके सामने थोड़ी ही देर में रखेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स की, जो पराली से होते हुए दिवाली के पटाखों तक अब आ गई है। आतिशबाजी को लेकर सियासी जंग किस तरह तेज हो गई है, यह भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इन खबरों पर बात करने के लिए दिल्ली से अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे पॉल्यूशन पर सियासी घमासान किस तरह से और कहां तक पहुंचा है। मुंबई से कृष्णा ठाकुर जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि महाराष्ट्र के मालेगांव में आखिर क्या हुआ, लोगों की जान कैसे जोखिम में आ गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें ये बताएंगे कि निर्माणाधीन टनल में ऑपरेशन जिंदगी को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। सभी का रुख एक एक करके करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। और बड़ी खबर जिस तरीके से देखिए, उत्तरकाशी में जिंदगी का रेस्क्यू इस वक्त हो रहा है। निर्माणाधीन टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा लिया, सभी को सुरक्षित बाहर निकालना कैसे उनकी प्राथमिकता है, इसकी जिक्र उन्होंने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिन्होंने जायजा लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए, यही सबसे पहली प्राथमिकता है। और तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने, जब खुद सीएम धामी वहां पहुंचे थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात की, अपडेट लिया कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, किस तरह की दिक्कतें हैं, और कुछ दिशा निर्देश भी जरूर मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को दिए होंगे। इस वक्त आपके सामने ये तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। दीपक, कहां तक पहुंचा है, किस तरह की दिक्कतें हैं, अभी मौजूदा हालात क्या है वहां पर? देखिए शिरीन, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक उन मज़दूरों तक जो तमाम रेस्क्यू टीम है वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि उनसे लगातार बात हो रही है। पहले वॉकी टॉकी के ज़रिए बात हो रही थी, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये बताया गया कि जो वॉकी टॉकी की बैटरी है जो उनके पास मौजूद थी वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में एक जो पाइप है, जिस पाइप के सहारे इस पूरी टनल में पानी की सप्लाई की जाती थी, उसी पाइप की मदद से अब उन तक ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। उसी पाइप की मदद से उन तक सूखा राशन, जिसमें ड्राई फ्रूट्स की बात करें, चने करें, इस तरह का सूखा राशन भी उन तक पहुंचाया जा रहा है एक्यूप्रेशर के जरिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उनसे किसी को बातचीत करनी है तो उसी पाइप के जरिए उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं शिरीन, कि जो उन लोगों के घर वाले हैं, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, वो अगर अपने घर वालों से बात करना चाह रहे हैं तो प्रशासन ने इसका भी एक इंतजाम किया हुआ है। उसी पाइप के जरिए उन तमाम लोगों को, उन घर वालों को, उनके मजदूरों से बात करवाई जा रही है, उनका नाम पुकारा जा रहा है, फिर वो सामने आ रहे हैं और उसी पाइप के जरिए। तो एक पाइप के सहारे इस टनल में जिंदगियों के बीच तमाम चीजें हो रही हैं। इन तक सांसें, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, इन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, इन तक बात हो पा रही है, लेकिन अभी तक टनल को खोलने का काम नहीं हो पाया है। इसमें अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है श्री।
बिल्कुल लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसी बात की उम्मीद की जा रही है कि सभी को सही सलामत बचा लिया जाए, बाहर निकल जाए। आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे दीपक बात होगी। लेकिन ये ऑपरेशन जिंदगी किस तरीके से, कहां धसी सुरंग, क्या इस वक्त हो रहा है वहां पर, पूरी एबीसीडी आपको इस ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हुई यहां पर बताते हैं। देखिए, कहां धसी सुरंग, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये निर्माणाधीन सुरंग कहां पर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर है। कब हादसा हुआ? 12 नवंबर सुबह 8:45 पर यह सुरंग धसी। कितने मजदूर हैं? 8 राज्यों के लगभग 40 मजदूर हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्हीं को बचाने की जद्दोजहद है। रेस्क्यू में कौन कौन शामिल है? स्थानीय पुलिस है, अधिकारी एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और आईटीबीपी, ये पूरी टीमें जो है सभी लगी हुई हैं। ऑक्सीजन का जरिया क्या है? जैसा आपको दीपक ने भी बताया कि पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन उन तक पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से कौन है? 4 डॉक्टर, 11 एम्बुलेंस और 2 स्वास्थ्य की टीमें जो है वो मौके पर तैनात की गई हैं। रेस्क्यू में दिक्कत किस तरीके से आ रही है? देखिए, बार बार मलबा गिर रहा है और यही दिक्कत खड़ा कर रहा है। वहां पर बार बार जो मलबा वहां पर गिर रहा है, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। दीपक, आप तो लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे होंगे, कितना समय, कोई एक टाइम वो बता पा रहे हो कि अभी इतना समय हमें लग जाएगा उन तमाम मजदूरों को बाहर निकालने में, इस रेस्क्यू को पूरा कंप्लीट करने में? देखिए शिरीन, लगातार जिस तरीके से मैंने बताया, सप्लाई तो हो रही है ऑक्सीजन की भी, और इस तरीके से राशन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ये रेस्क्यू टीम भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, और ये अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं वो भी समझते हैं। लेकिन यही वजह है कि कोशिश ये की जा रही है कि उस मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन इस वक्त परेशानी की बात यह है शिरीन कि जैसे ही आप उस मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो ऊपर से मलबा और नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वो स्ट्रेच है जहाँ पर से मलबा गिरा है वो काफ़ी कच्चा हो चुका है। और ऐसे में जो प्रशासन है उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, जो रेस्क्यू टीम है उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं कि जितना मलबा हटाते हैं उससे दुगना मलबा तुरंत सुरंग में नीचे आ जाता है। तो वो परेशानी की वजह बनी हुई है। इसी वजह से एक दूसरा विकल्प भी तलाशा जा रहा है कि किसी और आसपास के एरिया से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाए, वहां पर ड्रिल किया जाए, वहां पर मशीनों की जगह खुदाई की जाए, तो वहां से उनको निकाला जा सके। तो तमाम विकल्प तलाशे जा रहे हैं। 150 के आसपास रेस्क्यू टीम में 150 के आसपास लोग हैं जो इस काम में लगातार लगे हुए हैं। रात भर इस काम में लगे रहे, पूरे दिन काम में लगे रहे, लेकिन अभी तक कुछ सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना गनीमत है कि अंदर सब सुरक्षित हैं, सब एक ही जगह पर मौजूद हैं और सबसे बातचीत हो पा रही है। ठीक है दीपक, तो देखिए दीपक जो बता रहे हैं ये एक राहत की बात है कि सभी जो 40 मजदूर हैं उनसे बातचीत हो पा रही है, उनसे एक कम्युनिकेशन जो है वो बना हुआ है, यानी वो अभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल से 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की ये जो जद्दोजहद है वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं हम कि कल जब से हादसा हुआ उसके बाद मौके पर क्या कुछ हालात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। मशीनों से सुरंग के अंदर मलबा बाहर निकालने से जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों का किस तरीके से वहां इस्तेमाल हो रहा है वो भी तस्वीरें आपको बता रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, क्योंकि जैसा दीपक बता रहे हैं कि कई टीमें लगी हुई हैं और इन सभी का एक ही मकसद है कि उन 40 मजदूरों को, उनकी जिंदगियों को बचा लिया जाए, जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए। और अभी थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से देखिए ये टनल जिसका एक हिस्सा जो है वो धंसा और उसके बाद यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई, 40 जिंदगियों पर बनाई है। अब इसी को किसी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से उन 40 मजदूरों को निकाला जाए। ऑक्सीजन हालांकि उन्हें पहुंचाई जा रही है, खाने पीने का जो सामान है, जैसा दीपक बता रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह उन्हें सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, इसमें एक बड़ी बाधा जो है वो मलबे के तौर पर, देखिए मलबा वहां से हटाकर निकाला जा रहा है ट्रकों के जरिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार मलबा भी गिर रहा है और उतनी ही मुश्किलें वहां पर बढ़ जाती हैं। तो तस्वीरें हमारे सामने हैं। दीपक का एक बार फिर से रुख करते हैं। दीपक, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर बढ़ाया गया है? और देखिए शिरीन, थोड़ी परेशानी वाली बात यह है कि कल सुबह 5 बजे के आसपास का यह हादसा है और आज दूसरा दिन भी पूरा खत्म होने को आया है और अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस पाइप की मदद से सारा काम हो रहा है उस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं। ये तमाम रेस्क्यू टीम का सोचना है और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें कुछ वैकल्पिक रास्ता तैयार करना होगा ताकि इनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि धीरे धीरे जो मजदूर अंदर हैं उनकी हिम्मत को भी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है और वो लोग चिंतित भी हैं। अंदर से जब आवाज़ें आ रही हैं वो मदद की गुहार भी लगा रहे हैं
वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकालिए, परेशानी बढ़ रही है। तो कोशिश लगातार की जा रही है और कोशिश का नतीजा भी जल्द निकल कर आएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उस दौरान मुख्यमंत्री को भी अधिकारियों ने यही बताया कि अब तक जितनी भी उन्होंने कोशिश की उस मलबे को हटाने की, उतना ही मलबा दोबारा नीचे आ जा रहा है। वो सबसे बड़ी परेशानी है। तो वो स्थिति जो है उसको भांपने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले ये भी प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे कि उन्होंने एक दूसरी जगह पर वहाँ पर कोशिश करी कि ड्रिल किया जाए, वहाँ से घुसने की कोशिश की जाए। तो जो पूरा इलाका है, जो टनल के आसपास का इलाका है, वो काफ़ी इस तरीके के पत्थर हैं, काफ़ी हार्ड स्टोन है और ऐसा आसानी से इसमें ड्रिलिंग नहीं की जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिल करने की कोशिश करते हैं शिरीन, तो उसमें कंपन बहुत ज़्यादा होगा और कंपन ज़्यादा होगा तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके ऊपर और ज़्यादा मलबा गिर सकता है। तो वो भी अपने आप में ध्यान रखना होगा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दीपक, मुश्किल हालात हैं और इन्हीं मुश्किल हालातों को पार करना है, इन तमाम 40 लोगों को बचाना है, यही इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो मकसद है। बात महाराष्ट्र की, जहां मालेगांव में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। सिनेमा हॉल के अंदर खूब सारे पटाखे फोड़े गए। टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान आतिशबाजी हुई है और पटाखे फोड़ने से थिएटर के अंदर किस तरीके का हंगामा खड़ा हो गया, आप जरा तस्वीरें देखिए। भगदड़ मच गई, लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तस्वीरों को देखिए आप, मालेगांव की ये तस्वीरें, किस तरीके से ये कोई खुला मैदान नहीं बल्कि एक थिएटर है जहां पर टाइगर 3 की स्क्रीनिंग हो रही थी और उसी दौरान देखिए किस तरीके से आतिशबाजियां की गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान पर बनाई, भगदड़ मच गई। पूरा थिएटर देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर साफ देखा और समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। एक के बाद एक कई पटाखे फोड़े गए और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। और आखिर इस खबर के पीछे की और क्या तस्वीर, क्या जानकारी है, कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये तो सीधे सीधे लापरवाही का मामला है, क्या जानकारी आपके पास और इससे जुड़ी? शिरीन, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मालेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। ये पूरा वाकया जो है वो कल का है। दिवाली के साथ कल टाइगर 3 रिलीज हुई है, सलमान खान की और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 रिलीज फिल्म हुई है और इसी को लेकर कई जो दर्शक हैं वो फिल्म देखने के लिए थिएटर में पहुंचे थे और जब फिल्म बीच में चल रहा था तो उसी दौरान जो सलमान खान के फैन बताए जा रहे हैं उन्होंने इस तरीके की आतिशबाजी की है, जिस कारण से जो फिल्म की जो अंदर और दर्शक मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल मच गया, उनके मन में सीधे तौर पे डर बैठ गया। और जब ये पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। आपको बता दें कि ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है। मालेगांव में ही बीते महीने जब शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई थी तो उसी वक्त भी इसी तरीके का वाकया हुआ था और एक दो वाकया नहीं, कम से कम मालेगांव पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि कम से कम 10 से 12 ऐसे वाकये हो चुके हैं जब फैंस इस तरीके की आतिशबाजी जो है वो थिएटर के अंदर करते हैं और इससे पहले भी कई एफआईआर जो है इन लोगों को लेकर दर्ज किया जा चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि लगातार नहीं लग पा रही है और सीधे तौर पर इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कृष्णा। लेकिन इसी बीच देखिए, सलमान खान ने एक्स पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया, थिएटर में आतिशबाजी पर सलमान खान का ये पोस्ट और उन्होंने कहा कि थिएटर में आतिशबाजी करना बहुत खतरनाक है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में ना डालें, जान पर खेले बिना फिल्म एंजॉय करिए। सलमान खान ने इस घटना के बाद, इस वीडियो के बाद ये पोस्ट किया है जो हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। और कृष्णा, जैसे आपने बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये कि आतिशबाजी का जो ये पूरा सामान है, जो पटाखे हैं, इसे अंदर थिएटर में ले जाने की क्या वहां पर इजाजत है? ऐसा कैसे होने दिया गया? देखिए शिरीन, ये तो अब एक जांच का विषय है कि फैंस ने किस तरीके से जो ये फटाके हैं वो थिएटर के अंदर लेके गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है वो दर्शकों की सुरक्षा में चूक हो चुकी है और फैंस लगातार इस तरीके के हरकत को अंजाम देते आ रहे हैं और इसको लेकर कई सारी
जो FIR है उससे पहले भी दर्ज हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में हैरत की बात यह है कि इस तरीके से बार बार इंसिडेंट होना और किसी भी तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है, सिर्फ मामला दर्ज कर लिया जाता है। और ऐसे में जब दर्शक फिल्म देखने के लिए थिएटर में पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है वो एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर ठीक है, आप रहिए कृष्णा हमारे साथ, तो इस पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे अब दिल्ली में प्रदूषण की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पॉल्यूशन पर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में टारगेटेड आतिशबाजी हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी ने पूछा कि सिर्फ पटाखे आखिर इस पॉल्यूशन के लिए कैसे जिम्मेदार है। तो एक दूसरे पर अब वार पलटवार किया जा रहा है दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से पटाखे जलाने के लिए उकसाते रहे, उसका परिणाम आज 215 से बढ़ करके आज 315 से ज्यादा प्रदूषण का स्तर हो गया एक रात के अंदर। ये शर्मनाक है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से एक हफ्ते पहले दिल्ली का AQI था 500 और दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI है 296। तो पॉल्यूशन कम कैसे हो गया एक हफ्ते में? आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। एक मुल्क जो 4 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज चाहती तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था इसकी पूरी तरह से पालना हो सकती थी। कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। तो सबकी बयानबाजी आपने सुन ली, कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, अब सवाल तो यही है कि दिल्ली को पॉल्यूशन से कोई बचाएगा भी या सिर्फ एक दूसरे की तरफ ही उंगली उठाएंगे? देखिए शिरीन, लगता तो ऐसा ही है कि सिर्फ राजनीतिक पार पलटवार का खेल जो है वो चलता रहेगा और दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली जो है वो गैस का चैम्बर बनी रहेगी। हम आपको बता दें कि कल भी हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट करी थी ठीक इसी वक्त, और उस वक्त जो दिल्ली का AQI था वो तकरीबन जो है वो 200 के करीब था। यानी कि बीते शुक्रवार को जो दिल्ली में बारिश हुई थी, कुदरत ने जो तोहफा दिया था दिवाली का, उसको हम लोगों ने संजो कर नहीं रखा। और जिस तरीके का फॉग, जिस तरीके का स्मॉग जो है, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त हम इंडिया गेट इलाके के आसपास मौजूद हैं और देखिए फिर से ये स्मॉग जो है, जैसा कि देखने को मिल रहा था 10 दिनों पहले तक, वैसा ही स्मॉग जो है वो एक बार फिर से दिल्ली के आसमान पर ये धुंध की चादर जो है वो दिखाई दे रही है। अगर हम फिगर्स में बात करें तो CPCB के आंकड़ों के मुताबिक जो दिल्ली का एवरेज AQI इस वक्त है, रियल टाइम AQI अगर हम बताएं तो वो 347 है, लेकिन ये एवरेज AQI है। अगर हम बाकी के मतलब दिल्ली के अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI की बात करें तो देखिए सारे के सारे जो AQI है वो रेड मार्क हो चुके हैं, यानी हर जगह पे 350 के पार और कहीं कहीं पर 400 के करीब भी जो AQI है वो पहुंच चुका है। तो रेड अलर्ट है कि किस तरीके से दिल्ली में जो हवा है वो दिन ब दिन सांस लेने के लिए जो खराब होती जा रही है उसकी क्वालिटी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन पोल्यूशन की स्थिति दिखा देते हैं दिल्ली वर्सेस दुनिया, यानी कि दिल्ली और दुनिया भर में प्रदूषण के क्या हाल है। आप दिल्ली का 286 AQI, आप इधर गाजा में देखिए 78 है, लंदन में 13 है, न्यूयॉर्क में स्थिति 23 की है, मॉस्को में 13, बीजिंग में 95। ये AQI लेवल दुनिया के कई आप जो शहरों में देख रहे हैं, और इधर आप जरा दिल्ली में देखिए 286 ये पहुंच गया है AQI लेवल। साफ तौर पर ये सुबह का औसतन 286 AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो औसतन जो आंकड़ा दर्ज किया गया वो 286 का था। बिलाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। बिलाल, देखिए जिस तरह से बारिश से थोड़ी सी राहत मिली थी और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली तो अब भगवान भरोसे ही है, क्योंकि सरकारें तो कुछ कर नहीं रही हैं। देखिए शिरीन, आपको हमको ये बात समझनी होगी कि मौसम जो है वो एक जो है वो वरदान की तरह है दिल्ली के पोल्यूशन को हटाने के लिए। मौसम वजह नहीं है पोल्यूशन बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको हटा जरूर सकता है, धो जरूर सकता है, जैसा कि हमने शुक्रवार के बाद जो है वो अगले 2 दिनों तक देखा था। लेकिन अभी फिलहाल जैसा दिल्ली का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग के मुताबिक जो है वो अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में किसी बारिश का या फिर किसी भी तरीके के पश्चिमी विक्षोभ का जो है कोई पूर्वानुमान नहीं है। और हवा की जो दिशा है वो इस वक्त दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट की है और
रात की बात कर लें या सुबह में जो हवा जो होती है वो काम हो जाती है, यानी उसकी जो स्पीड होती है वो 0 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो जो हवा में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जो हमारे ट्रोपोस्फियर में यानी वातावरण में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, उनको डिस्पर्स होने का जो है वो मौका नहीं मिलता। हवा उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके नहीं जाती, तो वो दिल्ली एनसीआर के आसमान पर जो है वो बंध जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और इसी वजह से ये पोल्यूशन की जो स्थिति, प्रदूषण की स्थिति या स्मॉग की या धुंध की चादर जो हम देखते हैं वो उसी वजह से जो होती है। लेकिन अगर हम सरकार के कामों की हम बात करें तो जितने भी जो प्रबंध किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, चाहे वो वाटर स्प्रिंकल की बात कर लें या बैन की बात कर लें, ग्रैब 4 जो है वो लागू हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो असर दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन जो है वो साफ तौर पर अभी तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कृत्रिम बारिश की जो है वो बात जरूर हो रही है 20-21 नवंबर के बाद, लेकिन कितना क्या वो हो पाता है, कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी श्री। और इसी को लेकर हैरानी जताई थी कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी की थी, कई सवाल पूछे थे, क्या आदेश दिया गया था और क्या हुआ, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, पटाखे स्टोर करने पर पाबंदी थी, ये आदेश था। कई जगह व्यापारियों ने स्टॉक किया, हुआ ये। पटाखे बेचने पर भी पाबंदी थी, कई जगहों पर चोरी छिपे और कहीं कहीं तो खुलेआम भी पटाखे बेचे गए। पटाखे फोड़ने पर भी पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन जमकर आतिशबाजी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पटाखे कैसे बिके, ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर जब बैन था, जब दिल्ली की हवा दम घोटू होती जा रही है, तो ऐसे में आखिर उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और आखिर दिल्ली के इस प्रदूषण का सॉल्यूशन क्या है, ये फिलहाल अभी भी एक सवाल है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।